नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी और आज सीएनबीसी आवाज मना रहा है अपना 11वां जन्मदिन। ये दिन हमारे लिए तो खास है ही, आपके लिए भी। हमने हर साल इस दिन को बड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश की है। देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स की मदद से हम आपको देते हैं बर्थडे गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हमें हमेशा मिला है आपका ढेर सारा प्यार। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई और 11 साल में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा। सबसे पहले आज और मार्केट काउंटडाउन में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीएनबीसी आवाज मना रहा है अपना 11वां जन्मदिन। इस शुभ दिन सीएनबीसी आवाज पर मौजूद रहेंगे 11 महारथी जो कराएंगे बाजार में आपकी स्मार्ट प्लानिंग। नेस्डेक में 8 दिन के बाद लौटी तेजी, डाउ जोन्स ने लगाई सेंचुरी, एशियाई बाजारों में रौनक और आवाज की बर्थडे के दिन एसजीएक्स निफ्टी भी ½ % ऊपर। मगर कच्चे तेल में जवाब जारी, ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड $30 के करीब। ज्यादातर एजेंसियों ने घटाए क्रूड के अनुमान। इकोनॉमी को लगा डबल झटका, नवंबर में आईआईपी ग्रोथ गिरकर -3.2%। खाने पीने की चीजों की महंगे होने से रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.6% पर। लगातार छठी तिमाही टीसीएस से निराशा, डॉलर आय में आई कमी, मार्जिन और मुनाफा अनुमान के मुताबिक। और कचरे से फर्टिलाइजर बनाने पर मिल सकती है 1500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी। सिटी कंपोस्ट पॉलिसी पर कैबिनेट की आज अहम बैठक, यूरिया कंपनियों के लिए अच्छी खबर। और आज आपको कमाई के मौके बताने के लिए, बाजार पर व्यू देने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हाँ, वो भी सीधे सिंगापुर से हिलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अनिल, सबसे पहले ये बताइए, भारतीय बाजारों के लिए इससे अच्छा तोहफा आज हो नहीं सकता सीएनबीसी आवाज को। आप देखिए, जन्मदिन का मौका है, एसजीएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी मार रहा है, लग रहा है कि एक फुल सेंचुरी बाजार बंद होने तक लग जाएगी। जो गिरावट का सिलसिला था वो आज बंद होगा, जैसा कि यूएस में भी हुआ। 8 दिन की गिरावट थमी नैस्डैक में कल। इतनी कमजोरी के बाद एक रिकवरी तो बनती है, करेक्शन तो बनता है, लेकिन बड़ा सवाल हेमंत वही है कि इस रिकवरी में कॉन्फिडेंस कहां से लाया जाए। और उस कॉन्फिडेंस के लिए मेरे नजर में सबसे अहम लेवल जो है वो है 7600 का। मेरा ये मानना है कि आज अगर आप 7600 के ऊपर हैं तो ये सोचिए तेजी में, और 7600 के नीचे है तो ये मानकर चलिए कि ये एक सिर्फ करेक्शन जो इतना मंदी के बाद वापस ऊपर आने की तरफ हो रहा है वही है। तो 7600 को मैं अहम लेवल मानकर चल रहा हूं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मुझे लगता है अब भी 7450 7500 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर आज मजबूत खुलें, कुछ और मजबूती आ जाए, 7600 के पार आग टिक जाए, तो पहला काम जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स को करना चाहिए वो ये कि अपनी मंदी की पोजीशन को काट ले। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज तेजी की बात सोच रहे हैं और ये मान रहे हैं कि 7500 के आसपास बाजार ने अपना करेक्शन पूरा कर लिया है और अब उसके नीचे जाने की संभावनाएं कम है, जब तक कि कोई बड़े नेगेटिव ट्रिगर ना आ जाए, तो उसके लिए आपको 7700 को पार करना बेहद जरूरी होगा। तो ये 2 लेवल आपको नजर में रखने होंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 15800 के लेवल को कल तोड़ा है जो एक अहम सपोर्ट था। अब नीचे सपोर्ट 15500 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और 16200 के पार निकलने के बाद आप बैंक निफ्टी में तेजी के बारे में सोचें। शुरुआत तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऊपर के लेवल पर दबाव 2-3 रीजन से बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स आपको मजबूत खोलेंगे। लेकिन एक तरफ एफआईएस की लगातार बिकवाली है, दूसरी तरफ नतीजे टीसीएस के इतने मजबूत नहीं आए, और डेटा जो आप देख रहे हैं आईआईपी और सीपीआई के वो कमजोर है। तो घरेलू फ्रंट पर जो कुछ आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ग्लोबल रिकवरी के साथ थोड़ा हम ऊपर खुलेंगे और फिर एक उतार चढ़ाव भरे सेशन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन ये तो बाजार की आज की बात हुई, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी पकड़ रखते हैं और हिंदुस्तान के बाजारों पर भी। और उनकी मैं खास तौर से इसलिए इज्जत भी करता हूं कि वो पिछले 11 साल से सीएनबीसी आवाज के साथ लगातार जुड़े हैं। सिंगापुर में बैठते हैं, बड़े फंड चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाकी कई फंड मैनेजर्स की तरह उन्हें हिंदी में बात करने में कोई परहेज नहीं है। इनफैक्ट वो हिंदी में बात करना, हिंदी के दर्शकों से जुड़ना वो पसंद करते हैं, और इसे अपनी एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो सीएनबीसी आवाज के दर्शक हैं उन तक भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात पहुंचाई जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाजार के जाने माने दिग्गज और बाजार पर बेबाक राय रखने वाले समीर अरोड़ा की, हिलियस कैपिटल के। समीर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। और आज हम हमारे बर्थडे की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। इस खास दिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।
हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आज ही के दिन हीलियोस कैपिटल के भी 11 साल हुए हैं। बिल्कुल, तो भी जनवरी 13, 2005 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो हमारा भी आज 11th। समीर सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप और हम इसी तरह सालों साल साथ साथ बर्थडे मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। और आज देखिए, आपकी और हमारी बर्थडे के मौके पर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी तो दिख रही है। वो तो हमारे आने से हो जाती है। बिल्कुल। और कई लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर आपको बाजार में थोड़ा कुछ पॉजिटिव सुनने का इंटरेस्ट है, कुछ अच्छी बात सुनने का इंटरेस्ट है, बाजार में मूड सुधारने का इंटरेस्ट है, तो आप समीर सर को जरूर लेकर आइए चैनल पे। लेकिन आज बताइए, ये जो मूड सुधरने के संकेत आ रहे हैं, ये कितने टिकाऊ हैं? आपने देखा होगा उससे पहले कि इंडिया टुडे ने भी इस बारी का एनुअल इशू गुड न्यूज पर ही किया था, क्योंकि गुड न्यूज भी होती है वर्ल्ड में, जो लोग ध्यान नहीं देते कभी कभी बीच में। तो आई थिंक कि पहली बात यह है कि अगर आप किसी से ये पूछें कि ये मार्केट इतनी गिरी क्यों है, इंडिया की या वर्ल्ड की, तो आपको बोलेंगे लोग कि जी चाइना के कारण गिरी है। फिर आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि चाइना में ऐसा क्या हो गया जो इतनी गिरी है, फिर सब चुप हो जाते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ऑयल बड़ा गिर गया, वो कहेंगे अच्छा जी क्यों इतना गिर गया है, ये किसी को समझ नहीं आता। एंड देन दे विल से कि ये 2016 इज लाइक 2008। अब अगर आप देखें कि 2008 में जब यूएस के कारण मार्केट गिरी थी, यूएस फाइनेंशियल मार्केट, बिकॉज वहां पे मॉर्गेज इश्यूज वो सब फ्रॉड निकले थे या ओवर हाई निकले थे, तो उसमें जब प्रॉब्लम होती थी तो किसी को उसका फायदा नहीं होता था। ये हो सकता था कि जैसे इंडिया को कंट्री को फर्क ना पड़े कि यूएस में क्या हो रहा है, लेकिन उसका ऑपोजिट फायदा किसी को नहीं होता था जब उनकी मार्केट से वो क्राइसिस शुरू हुई थी। ऑयल क्राइसिस में ये है कि इमीडिएटली किसी दूसरी साइड को फायदा हो जाता है। वो दूसरी साइड है कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनकी डायरेक्ट सेविंग है, दे कैन स्पेंड इट। कुछ इंपोर्ट कंट्रीज हैं, इनडायरेक्टली इंडिया को फायदा हो जाता है, बहुत कंट्रीज को हो जाता है। और डायरेक्ट नुकसान खाली 3-4 कंट्रीज को डायरेक्ट होता है, विच इज मे बी रशिया, मे बी मिडल ईस्ट। तो इसको बिल्कुल 2016 और 8 को एकदम सेम गिरना, इसलिए वो इतनी गिरी थी जनवरी में तो अब गिरेगी, ये सब मैं नहीं मानता। एंड इन जनरल बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली क्यों गिरी है, मैं कहता हूं कि जितनी भी गिरी है ठीक है, इसको आप नजरअंदाज कीजिए और आगे चलिए। तो समीर सर ये बताइए, फिर 7,500 के लेवल पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कितनी तेजी अब यहाँ से बन सकती है, कहां पर कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए, क्या थीम्स हो सकती हैं इस साल के लिए? ओवरऑल इंडेक्स की तेजी मुझे अभी भी नहीं लगता कि आसानी से होगी, बिकॉज अभी भी बैंकिंग सेक्टर में इश्यूज है कि वो एनपीएस को रिकग्नाइज करेंगे, तो ऑल्दो में भी व्यूड पॉजिटिवली, लेकिन है नेगेटिव कि उनका कैपिटल कितना है। जो ये मेटल कंपनीज हैं जो ये हर वक्त भगवान का नाम लेती है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट आके बचाए, और लेकिन जब हम प्रॉफिट बना रहे हो तो हम अपने पास रख लें, ये सब चीजें तो अभी है प्रॉब्लम। तो इसलिए ये नहीं है कि आप इंडेक्स को लेके कहें कि ये तो अब तेजी शुरू हो गई आज से, वो बात नहीं है। लेकिन इन जनरल काफी सारी चीजें जो साइकिल के हिसाब से चल रही हैं, उसमें इंडिया को कोई नुकसान नहीं है और इंडिया के साइकिल में वो ठीक चल रही है। जैसे कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स को देखें या इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें या एक कंज्यूमर का वो देखें कि भाई कंज्यूमर को, एक तो अर्बन कंज्यूमर इज गुड, उसको भी और पैसे मिलेंगे थ्रू बोथ OROP एंड 7th पे कमीशन। मॉनसून का 2 साल जो नहीं ठीक रही, वो 115 ईयर्स 1900 से आई थिंक 4th या 5th टाइम हुआ है कि 2 साल कंसेक्यूटिव मॉनसून फेल हुई। अगर वो तीसरी बार फेल हो, ऑफ कोर्स इट बी वेरी बैड, लेकिन इन जनरल 115 साल में एक बार भी ऐसे नहीं हुआ। सो मेन बात यह है कि हमने ऑल्दो ऑयल का फायदा उठाया है एज अ कंट्री, नुकसान भी काफी हुए हैं, एंड वो अब एक बेस बन रहा है। अब हमें ऑयल को और गिराने की जरूरत नहीं है इंडिया को हेल्प करने की, बल्कि थोड़ा बढ़े भी जाए तो कोई नुकसान नहीं। बट मेन थिंग इज कि वो जो हम सोचते थे कि हर साल हम 70-80 बिलियन ऑयल पर खर्चते हैं, वो अगर हमारे 10, 20, 25 बिलियन रह गए हैं तो उसका एक परमानेंट एडवांटेज इंडिया को मिल गया। परमानेंट मीन्स फॉर मेनी इयर्स। तो अगर आप सोचें कि ओवर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आपको $200-250 बिलियन का इंडिया को फायदा हो जाए, बिकॉज ऑयल $40-50-$60 तक ही रहे कंपेयर टू 5 years ago, इट इज मच बिगर। अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समझ नहीं आता, क्योंकि कई कंपनियों को नुकसान हो रहा है, कई कंपनियां मेटल और कमोडिटी सेक्टर्स में हैं जिनको
उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उनकी अपनी अर्निंग्स खराब हो रही हैं। लेकिन हमने ये सीखा है कि अगर इंडिया के गवर्नमेंट या फिस्कल एंड जनरल मैक्रो इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी रहती है, दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा खराब नहीं है, इंटरेस्ट रेट थोड़े ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसे बन जाते हैं। आपको उसका स्टॉक उस हिसाब से लेने पड़ते हैं, उन दिनों के हिसाब से कि कौन सा फेज क्या चल रहा है। लेकिन एज अ जनरल थिंग अ हेल्दी इकोनॉमी मीन जनरली गुड एडिक्वेट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। सर मुझे एक चीज बताइए, अब क्या हो रहा है, आप क्योंकि सिंगापुर में बैठे हैं, वो पूरा विश्व का सेंटर है ट्रेडिंग के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से। अब सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रूड $20 हो जाएगा, क्रूड $10 हो जाएगा, $5 हो जाएगा, और अब फिर बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि 2008 वाला मंदी का माहौल फिर से आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सही। वही मैंने बोला कि 2008 में जब मतलब यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जो लोग कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर सच बोले तो यूएस ने कराया था, तो उसका किसी को फायदा नहीं था। और अदर साइड जब एक तरफ का नुकसान था तो दूसरा या तो न्यूट्रल था कि भाई हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे तो बैंक से कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं हो गया था। लेकिन ऑयल फॉल में एक का फायदा और एक का नुकसान। तो नुकसान हुआ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, मिडिल ईस्ट का, जो पानी ढूंढने चले थे, उनको ऑयल मिल गया तो उन्होंने सोचा कि हम ही भगवान की देन है, तो उनका ऑयल अब पानी के भाव बिकेगा, तो कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड कंज्यूमर को फायदा हो गया, इंपोर्टर्स को फायदा हो गया। तो इस टाइम ये नहीं हुआ कि सारा लॉस है और किसी को फायदा नहीं। अब जो कहते हैं कि $20 ऑयल हो जाएगा, अगर वो उसके साथ ये बोलने को तैयार नहीं है कि 3 कंट्रीज बैंकरप्ट हो जाएंगी, तो हमको फर्क बिल्कुल। और कल तो उसका ये बड़ा मतलब है कि अगर वो किसी का कोई उठ जाए कंपनी, कोई कंट्री, तो उसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको याद दिलाएं कि 1990s में एशियन क्राइसिस हुआ था और रशियन क्राइसिस हुआ था। रशिया बैंकरप्ट हो गया था 1998 में, और 97 में हो गए थे ये अपना इंडोनेशिया, थाईलैंड और ये सब कोरिया वगैरह। आपको अगर याद हो, अलायंस कैपिटल में तो भी बड़े रिटर्न बनते थे, और उसको छोड़िए तो यूएस मार्केट का तो रोरिंग 90s गिनते हैं। उसी साल, उसी डेकेड में शुरू में जापान उड़ा नहीं था, लेकिन जापान का पीक 1989 में हो गया था। उसके बाद उसकी मार्केट कोई पता नहीं 30-40-50% गिर गई थी इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स। और उसके बाद एशियन मार्केट एक्चुअल बैंकरप्ट हो गई, रशिया एक्चुअल बैंकरप्ट हो गया। वर्ल्ड को ध्यान नहीं दिया वर्ल्ड ने। वर्ल्ड को ध्यान है अगर यूएस को कुछ हो जाए, एक छोटी मोटी कंट्री इधर से उधर उड़ जाए, तो हम क्या करें उसके बारे में। बिल्कुल समीर सर, लेकिन देखिए हर चीज जो है वो अर्निंग से लोग जोड़कर देखते हैं, और अर्निंग सीजन की आप देखिए जो शुरुआत हुई है, टीसीएस ने कल अच्छी नहीं करी है। आप अर्निंग सीजन के ऊपर ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, और आईटी कंपनियों के ऊपर बोले कि टीसीएस से शुरुआत हुई, हमें तो लगता नहीं, हमें तो लगता है इंडसइंड से शुरू हुई थी। तो टीसीएस तो शाम को आया, इंडसइंड से शुरुआत हुई थी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट था। और टीसीएस में भी आपको पता है कि वो बेचारे चेन्नई में उनके यहाँ बारिश के कारण काफी प्रॉब्लम हो गई, और फिर भी 12% ग्रोथ आ गई। एक्चुअली क्या है कि अर्निंग्स इस बारी की अच्छी नहीं लग रही, आई एग्री, बट उसमें इसलिए है क्योंकि अराउंड 40% ऑफ इंडियाज अर्निंग्स देमसेल्व्स आर कनेक्टेड टू कमोडिटीज। बिल्कुल, टाटा स्टील और ये हिंडाल्को और ये सेल और व्हाटएवर, तो उसका जो ग्रुप है उसमें माइनस, मैंने कहीं पढ़ा था 70-80% डिक्लाइन हुआ है अर्निंग्स में पिछले एक क्वार्टर। तो उससे पूरा जो पूल को जब आप ऐड करते हैं तो लगता है कि बहुत कम ग्रोथ है, विच इज ट्रू। अब ये भी 3-4-6 महीने में बेस इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक बार 80% गिरने के बाद एज अ पूल फिर एक और हमारी 80% तो नहीं गिरते, चाहे उसी लेवल पे घूमते रहे कई क्वार्टर्स तक। बट इन जनरल अब थोड़ी सी सिलेक्शन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ले रहे हैं, बिकॉज जैसे वर्ल्ड में इंडिया बेनिफिशियरी है लोअर ऑयल एंड लोअर कमोडिटी का, विद इन इंडिया किसी को फायदा किसी को नुकसान है। ये सुना कि सारा इंडिया ब्लाइंडली फायदा हो गया। विद इन इंडिया ऑल्सो कई कंपनियां वही चीजें करती है जो वर्ल्ड के कमोडिटीज या ऑयल रिलेटेड ऑल दैट। बट आई एम सेइंग बिग पिक्चर में अगर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, जो होप हो जाए प्लस माइनस अ फ्यू डेज, तब ये स्टॉक सिलेक्शन से आपके फिर पैसे बनेंगे। बिल्कुल। सबीर सर, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आपसे मुझे और बातचीत करनी है, और खास तौर से ये जानना है कि जब दुनिया भर के बाजारों में इतना उतार चढ़ाव है, तो आपने अभी अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से रखा है, कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट, नेट आप कितने लॉन्ग पर हैं, जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कि आपका मूड इस वक्त किस तरह का है। ये बात करूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सीएनबीसी आवाज की 11वीं सालगिरह के खास मौके पर हमारे साथ सिंगापुर से हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा जुड़ रहे हैं और उनकी भी आज बर्थडे है, उनकी कंपनी की भी, क्योंकि 2005 में उनकी कंपनी भी फॉर्म हुई थी एक ही दिन जब सीएनबीसी आवाज और हेलिस कैपिटल ने अपना कामकाज शुरू किया। समीर सर, जानना ये चाहता हूं, जब ग्लोबल मार्केट्स में ये अनिश्चितता का माहौल है, क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ और शॉर्ट पोजीशन जोड़ी है? नेट आप इस वक्त कितना लॉन्ग है, कैसे आपने बैलेंस किया है? ये इस साल मैंने जनवरी में और शॉर्ट नहीं किया, हम बुलिश आए थे एंड हमारा नेट रहा है 70 to 72%। हमने लास्ट 2-3 दिन में भी 1-1.5% बढ़ाया होगा। इस बार हम ये मानकर चल रहे हैं कि वी कैन हैंडल इट। और एक और बात है कि नए साल में फिर जीरो से स्केल काम शुरू होता है, तो अभी हम रिस्क लेने को तैयार हैं। समीर सर, जो आपने कहा कि आपने थोड़ा सा बढ़ाया है बुलिशनेस पिछले कुछ दिनों में, ये बताइए, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ज्यादा इस समय मौके दिख रहे हैं खरीदारी करने के? सबसे ज्यादा मौके दिख रहे हैं एयरलाइन सेक्टर, क्योंकि आप देखिए प्राइस तो कम करते नहीं, कैपेसिटी ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत बड़ी है, बट एक एयरलाइन चली गई हमारी किंगफिशर, और ऑयल प्राइस गिरते रहते हैं। और इंडिया ने एविएशन फ्यूल की प्राइस कट कर दी अच्छी तरह, अनलाइक डीजल एंड ऑल जिसमें उन्होंने एक्सेस बढ़ा दी साथ में जी। और ज्यादा ओवर एनालिसिस क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल। तो इसमें 3 ही स्टॉक्स हैं, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन। इसके अलावा एक और सेक्टर बताइए सर जहां पर आपने खरीदारी ज्यादा करी है पिछले कुछ दिनों में। हमने करी है, मैं आपको बिग पिक्चर में बताऊंगा, उसमें शॉर्ट भी किया है, लॉन्ग भी किया है जी। अब आपको जिंदगी भर में कई सालों तक ये न्यूज आती रहेगी कि अब इन्होंने डीजल पे टैक्स लगा दिया है, या आपने डीजल की गाड़ी पे टैक्स लगा दिया है, या आपने सीएनजी को कम कर दिया है, या आपने सीएनजी के वो बढ़ा दिए हैं, स्टेशन बढ़ा दिए हैं, या आपने उसको ऑड इवन में फ्रीडम दे दिया है। अब इसके बाद आप 2 और 2 जोड़े और 5 बनाए। समझ गया, आपका इशारा ऑटो सेक्टर की तरफ है। तो ऑटो सेक्टर में आपको चुनने होंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी की पोजीशन बनी जाए और कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जहां आप मंदी करके चलें। लेकिन फिलहाल आज दर्शकों को एक गिफ्ट तो समीर सर ने दिया है, वो ये कि पहली बार आपने कहा है कि एविएशन स्टॉक्स में खरीदारी की है, तो एविएशन स्टॉक्स ये आपके लिए एक तरह से बर्थडे गिफ्ट है। घर में बर्थडे मनाने आ जाएंगे हमारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगले कई सालों तक आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो ये थे समीर अरोड़ा, जो कहते हुए कि दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ भी मंदी का माहौल है, घबराए नहीं, और वो खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट आई उसमें उन्होंने खरीदारी की है, उन्हें लगता है हिंदुस्तान के बाजारों के लिए बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और एविएशन स्टॉक्स ये होने चाहिए आपके रेडार पर, जहां पर अब एक के बाद एक कई बड़े एक्सपर्ट्स खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी पर आए हमारे एक्सपर्ट जय ठक्कर जुड़ेंगे, साथ ही बताएंगे आपको टॉप 5 स्टॉक्स जो रहने वाले आज एक्शन में, बस थोड़ी देर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 11वां साल हमारा पूरा हो चुका है और जन्मदिन के मौके पर आज हमारे साथ जय ठक्कर भी हैं हमारे स्टूडियो में। जय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, एसजीएक्स निफ्टी तो ये संकेत दे रहा है कि आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस उछाल के बाद क्या करें ट्रेडर्स? उछाल में बिकवाली करें या फिर ये शॉर्ट कवरिंग में भी तब्दील हो सकता है? पिछले 6-7 दिन से तो एक तरफा भारतीय बाजार गिर रहे हैं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को आज? बिल्कुल हेमंत, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग आपको, अनिल जी को, और सभी दर्शकों और सीएनबीसी आवाज के एंटायर टीम को मेरी तरफ से 11वें बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और रही बात निफ्टी की हेमंत, तो आज पॉजिटिव ही रहे तो वो काफी अच्छा है। सीएनबीसी आवाज का बर्थडे भी है, तो वही खुशी में शायद निफ्टी आज एक पॉजिटिव क्लोज है तो काफी अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है हेमंत कि जो पिछले 5-6 दिनों से हमें कंटिन्यूसली एक यूनिडायरेक्शनल सेलिंग देखने मिली है, तो काफी ओवरसोल्ड डेफिनेटली हो चुका है मार्केट। और बट अहम सपोर्ट्स भी ऑन द लोअर साइड ब्रेक हो चुके हैं। 7500, 7530 के जो क्रूशियल सपोर्ट थे सितंबर में और दिसंबर में जो फॉर्म हुए थे, वो ब्रेक करना हेमंत, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मंथली चार्ट्स पर भी अब लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम हमें देखने मिल रहे हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है। ये जो ओवरसोल्ड रीजन है वहां से थोड़ा एक बाउंस हमें देखने मिल सकता है,
बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि अपसाइड पे 7650 एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो हमें एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिली थी 2 दिन पहले। तो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते ऑन दी अपसाइड, तब तक मैं मानूंगा ये एक बाउंस बैक है और डाउनसाइड कंटिन्यू रहेगी। अगर 7650 के ऊपर जाता है तो ही मैं ये मानूंगा कि एक रिवर्सल हमें देखने मिला है। तो टिल 7650 डजंट क्लियर ऑन दी अपसाइड, लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा करके इंडेक्स में अग्रेसिवली नहीं बनानी चाहिए। तो 7650 के पार निकलने के बाद ही तेजी के बारे में सोचें, अदरवाइज इसे एक करेक्शन के तौर पर देखें। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे पूछना है जैसे कि बैंक निफ्टी में क्या ज्यादा कमजोरी है और वहां पर कौन सा लेवल है जिसके पार निकलेगा तो आप तेजी की सोचेंगे। और साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 4 कॉल्स मैं देख रहा हूं मेरी लिस्ट में, जय 4 में से 2 में बुलिश है और 2 में शॉर्ट करने की राय। बताऊंगा आपको कौन से वो स्टॉक्स और क्या है, लेवल्स कैसे करेंगे आप ट्रेड इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया ये जानने का कि आज टॉप 5 ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं। जहां ये वो शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट जैसी सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए और ये सारी कंपनियां खाद बनाती है। खबर बड़ी आ रही है और वो ये कि कैबिनेट मंजूरी दे सकती है 1500 रुपए प्रति टन सब्सिडी को, और अगर कचरे से कंपोस्ट फर्टिलाइजर यानी कि इस तरह की खाद बनाई जाए तो ये इन कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा आईवीआरसीएल के शेयर पर नजर रखिए। करीब 2 लाख शेयर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के चलते लेंडर्स को, यानी जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, उनको दिए जा रहे हैं 24 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर पर। इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए आज। डालमिया भारत 15 जनवरी यानी कि परसों यहां पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा कुछ इक्विटीज प्रेफरेंशियल तौर पर, यानी कि कुछ निवेशकों को इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार होगा और अप्रूवल होगा। इसके अलावा नजर रखिए क्रॉम्पटन ग्रीस पर भी एक ऑर्डर मिला है इनको। दरअसल विंड फार्म लगाने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो ये सप्लाई करेंगे। बाल्टिक सी में ये ऑर्डर इनको मिला है। डीसीबी बैंक, नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और नतीजे स्टेबल दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, खराब बिल्कुल नहीं है, उम्मीद के मुताबिक है। मुनाफा 41 करोड़, नेट इंटरेस्ट इनकम 160 करोड़, ग्रोस एनपीए जस्ट के तस 1.98% पर, नेट एनपीए 1.12%। यहां पर भी मामूली सी बेहतर हुई है 4 बेसिस पॉइंट की, और प्रोविजनिंग भी वैसी की वैसी 21 करोड़ के सामने 21 करोड़ की। तो कुल मिलाकर अच्छे नतीजे कहे जा सकते हैं डीसीबी बैंक के। जय ठक्कर तो हमारे साथ हैं ही और अब हमारे साथ 2 नए गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी हां, विजय चोपड़ा साहब जुड़ रहे हैं, एमडी और सीईओ एनॉक वेंचर्स के, और साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए देश के दिग्गज डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स में से एक हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका। ये दोनों ही गेस्ट हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नितिन जी, शुरुआत आपके साथ की जाए। 7500 होल्ड हो पाएगा या ये बार बार वहां जाकर हम टकरा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, आज भी गैप से ऊपर खुल जाएंगे, क्या उसके नीचे जाने का खतरा बरकरार है? और दूसरी बात, किन लेवल के ऊपर निकले तो फिर आप ये कहेंगे कि मंदी की पोजीशन काट लीजिए और तेजी में आ जाइए? अनिल जी, सबसे पहले आपके आंसर का जवाब देने के पहले मैं सीएनबीसी आवाज की पूरी फैंटास्टिक जो इतनी बढ़िया टीम है इसको एसएमसी ग्लोबल की तरफ से बहुत बहुत बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस 11 साल में मुझे लगता है कि आप लोगों ने केवल मार्केट शेयर ही नहीं लिया है बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया है। और अब आपके क्वेश्चंस पे मैं आता हूं कि जो अभी हम लोग बाउंस बैक देख रहे हैं इसमें मुझे कुछ भी ऐसा डेटा नहीं दिखाई दे रहा है जिसको देख करके ये लगे कि मार्केट इस बाउंस बैक को सस्टेन करनी चाहिए। अब जैसे डेटा में आते हैं तो डेटा सबसे पहले कल का जो डेटा है उसमें एफआईज की तरफ से करीब 200-250 करोड़ के आसपास की निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग है, और उसके बाद ऑप्शंस का जो डेटा है उसमें 15 करोड़ के आसपास की सेलिंग फिगर आ रही है। मगर आप जब 15 करोड़ के अंदर में जाएंगे तो कॉल एंड पुट में ये हुआ है कि 12.5 लाख कॉल बेची गई है और करीब 11 लाख पुट बाइंग की गई है। तो नेट फिगर आपको जरूर कम दिख रहा है केवल 15 लाख का, बट अगर आप अलग अलग देखें तो 12.5 लाख कॉल बेची और 11 लाख पुट ली गई, तो नेट पूरी पोजीशन मंदी की बनाई गई है। अगर आप लास्ट 10 दिनों का डेटा देखें तो एक भी दिन ऐसा डेटा नहीं है जो कि एफआईज की तरफ से कुछ बाइंग का डेटा हो। इनफैक्ट अगर लास्ट 10 दिनों में
3100 करोड़ के आसपास की सेल फिगर है। और वहां से इंपॉर्टेंट डेटा ऑप्शंस का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 10 दिनों में 11,500 करोड़ की ऑप्शंस में बाय फिगर है। और अगर इसको मैं अलग अलग निकालूं तो इस बार जो डेटा मिल रहा है पुट्स में, एफआईज की तरफ से करीब 1 करोड़ 60 लाख पुटों में बाइंग हुई है एक्सपायरी से अभी तक, और वो पोजीशंस कट नहीं रही है। कल के दिन भी मार्केट में जो स्टेबिलिटी आ रही थी या नीचे से बाउंस हो रहा था, उसमें भी हमने देखा कि कॉल में ही राइटिंग थी और पुट्स में थोड़ी बाइंग थी। लास्ट 2-3 दिनों में भी एफआईज की तरफ से पुट्स में एक्यूमुलेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो बाउंस बैक है ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के भी ट्रेंड अभी कुछ चेंज नहीं हुए हैं। वर्ल्ड मार्केट में भी जो आज आप बाउंस बैक देख रहे हैं वो केवल बाउंस बैक है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड मार्केट है सबका अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है इस बाउंस बैक का फायदा उठाते हुए 7620 7630 का स्टॉप लॉस रखते हुए दोबारा से पुट लेना चाहिए या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। आने वाले समय में 7400 7350 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। उछाल में बिकवाली करिए, 7400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये बाउंस बैक यूज करना चाहिए बिकवाली करने के लिए, ये राय नितिन की तरफ से। लेकिन विजय, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? क्या आज का दिन एक रिलीफ भरा हो सकता है और उसके बाद फिर से जैसा नितिन कह रहे हैं दबाव भी देखने को मिलेगा? कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को आप? पहले तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। 11 साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, और सारे व्यूअर्स को भी और आपकी टीम को भी जो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जैसे कल 7500 नहीं तोड़ा मार्केट ने, तो हो सकता है कि दोबारा टेस्ट भी करे। ये बात भी सही है कि जैसे ही कुछ शॉर्ट कवरिंग आती है तो प्रॉबेबली प्रॉफिट बुकिंग भी साथ के साथ होगी, और जो भी लोग इंट्राडे पोजीशंस में थोड़ा भी प्रॉफिट होगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। जो मेरा भी मानना है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है और जो भारतीय सिचुएशन है वो दोनों ही अभी कोई बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं दिख रही है। कल जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं, या जो कल यूके के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए हैं, या जो चाइना में हम देख रहे हैं, या यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात हो रही है, ये सारी चीजें इस बात की द्योतक हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी आती दिख नहीं रही। दूसरी बात कि जो क्रूड में गिरावट है, एक लेवल तक तो भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छा है, मगर ग्लोबली जो इकोनॉमीज, जो कंट्रीज क्रूड के बेचने पे अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, या जो पूरी तरीके से निर्भर हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, रशिया हो या मिडिल ईस्ट हो, तो यहाँ के इकोनॉमीज के ऊपर भी बहुत प्रेशर आने वाला है, और ये एक ग्लोबल सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकता है प्रॉबेबली। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट्स में बहुत डर बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर 7500 टूटेगा तो शायद हम 7200 भी देखेंगे। तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करें। हो सकता है कि आज इंट्राडे में कुछ सेक्टर्स में या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो, मगर अभी भी जो डर के बादल हैं वो छटे नहीं हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल डर के बादल छटे नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या ये ज्यादा कमजोर दिख रहा है 15,800 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देने के बाद? नितिन, आपकी राय उस पर? देखिए जी, कल बैंक निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख शेयर के आसपास है। अगर आप पूरे महीने में देखेंगे तो कल के दिन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। इसके पहले 4 जनवरी को करीब 3,30,000 शेयर का एडिशन हुआ था। 16% उस समय ओपन इंटरेस्ट एडिशन था बैंक निफ्टी में, बट कल 14% है, बट नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है। उसके बाद बैंक निफ्टी में कल गिरावट के साथ बंद हुई है। वहीं देखिएगा तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी एफआईज ने जो कल शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है शॉर्ट पोजीशन बनाई है। इसके साथ साथ अगर आप बैंकिंग के जो ऑप्शंस देखेंगे तो वो कल काफी ज्यादा कॉल में बिल्डअप हुआ है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 17,000 से लेके 15,500 तक की जितनी भी कॉल हैं सबको मिला दे तो 5 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है। इसका मतलब ये, और एफआईज की तरफ से कॉल्स में सेलिंग है, और निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है कॉल्स में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की कॉल बेची गई है। दूसरी बात यह है कि जो नीचे की पुट्स है बैंक निफ्टी की, वो करंट मंथ में 15,500 की पुट में हम लोग बाइंग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, यानी कि फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मैं देख रहा हूं कि 15,000 और 14,500 की जो पुट ऑप्शंस है उसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी और ज्यादा वीक हो सकता है, और अगर आजकल में कुछ सेलिंग आपको दिखेगी तो बैंक निफ्टी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी पोजीशन इस एक्सपायरी में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कल के दिन बनाई गई है।
तो अगर थोड़ा सा भी सेल ऑफ बैंक निफ्टी में यहाँ से बढ़ता है तो 15,000 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। ऊपर जो रेसिस्टेंस आएगा वो 15,800, 15,850 का अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। ऑलराइट, तो 15,000 तक खिसक सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ से करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। इस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन एक शेयर जिस पर आज खुलते ही नजर होगी विजय, वो होगा टीसीएस का शेयर। और आप देखिए नंबर्स ने फिर से डिसअपॉइंट किया है और जो ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आए हैं इस नतीजों के बाद वो भी खराब आए हैं। क्रेडिट स्विस ने 3,000 से लक्ष्य घटाकर 2,900 कर दिया है, 100 रुपए लक्ष्य घटाया है। गोल्डमैन सैक्स ने 2,670 से लक्ष्य घटाकर 2,600 किया है, करीब करीब 70 रुपए अपने लक्ष्य को कम किया है। और बार्कलेज ने भी 2,925 से लक्ष्य घटाकर 2,780 का कर दिया है। सबसे बड़ा कट मुझे बार्कलेज का ही दिख रहा है इस समय जो रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। ये बताइए कितनी डाउनसाइड दिखा सकता है ये शेयर? कल ही इसने 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था इस एंटीसिपेशन में कि कमजोर नंबर्स आएंगे और बाजार को पता था कि चेन्नई के चलते ये नंबर्स तो कम से कम खराब ही रहने वाले हैं। कितना कुछ प्राइस में फैक्टर्ड इन है और कितना और गिर सकता है ये शेयर? मुझे लगता है कल जो बाजार कमजोरी जरूर थी स्टॉक में, मगर पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं देखने को मिला। 2250 प्रोबेबली हम देख सकते हैं स्टॉक पर। कमजोरी डेफिनेट है और जो गाइडेंस भी कंपनी ने दी है वो कोई बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं दी है। देखिए जिस तरीके से पिछले 6 तिमाहियों से ही हम देख रहे हैं कि लगातार डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं आईटी कंपनीज के, चाहे वो इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, चाहे टीसीएस हो। तो जिस तरीके का प्रॉफिट ग्रोथ आया है और मुझे लगता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं इस 2200 के आसपास के लेवल्स पर प्रोबेबली कंसोलिडेशन हो सकता है और उसके बाद यह स्टॉक चलेगा। मगर अभी भी मुझे लगता है कि चलने से पहले एक ठीक ठाक कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो कि हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी चले, क्योंकि अगली तिमाही के बारे में भी बहुत होपफुल नहीं थी मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है हम 2250 के आसपास के स्तर इस स्टॉक पे देखें। बिल्कुल, तो 2250 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं टीसीएस में। अब से कुछ देर बाद हम टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे, जानेंगे विस्तार से कि नतीजे कमजोर जो दिख रहे हैं उसके पीछे क्या वजह रही है और आगे किस तरह का प्रदर्शन टीसीएस का होगा। लेकिन उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ हैं और उनसे मुझे ट्रेडिंग कॉल्स लेनी है। पहले जय, आपकी 4 में से 2 कॉल्स जहां पर आपकी खरीदारी की राय है, और चूंकि आज बाजार ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं, पहले वो बताएं दोनों कॉल्स आपके। बिल्कुल अनिल जी, फर्स्ट मेरा कॉल रहेगा रिलायंस पर। पिछले 4 महीने से अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें अनिल जी, तो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है, यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। और निफ्टी को जब मैं कंपेयर करता हूँ रिलायंस से, तो निफ्टी में हालांकि एक नेगेटिव क्लोज देखने मिली है 4 महीने से, बट एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। जब निफ्टी गिर रही है फिर भी रिलायंस में इतना इफेक्ट नहीं देखने मिल रहा है। और जो हिसाब से रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने मिला है, वो ब्रेकआउट देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपर एंड ऑफ द रेंज तक रिलायंस जाने की काफी चांसेस है और वो लेवल्स आते हैं करीबन 1150 के। सो आई थिंक यहाँ पे रिलायंस में बाय करके चले, 1150 का टारगेट रहेगा और 1005 का एक स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। सेकंड जो बाय कॉल है अनिल जी, मेरी शुगर सेक्टर पर मैं काफी बुलिश हूँ काफी समय से, और ये भी एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसको निफ्टी की गिरावट से कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है। उनमें से बलरामपुर चीनी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक काफी लंबे समय से एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसमें से एक अच्छा कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम देखने मिले, मोमेंटम इंडिकेटर भी बाय मोड में आ चुके हैं। एक पोजिशनल बेसिस पर कॉल लेना चाहूंगा अनिल जी इस पर, बिकॉज ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये शुगर स्टॉक्स में। सो 99 का टारगेट रहेगा ऑन द अपसाइड, ऑन द लोअर साइड 72 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, तो दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। ये थोड़े लंबे समय के लिए रहेगा कॉल। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद टीसीएस का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे पूछेंगे कि आगे की राह कंपनी के लिए कैसी रह सकती है, क्या चिंताएं थी जिसके चलते कमजोर नंबर्स आए, खासतौर पर डॉलर आय में कमी क्यों आई है, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है जय ठक्कर, विजय चोपड़ा साहब और साथ ही नितिन मुरार का भी। अब राय लेना चाहूंगा डीसीबी पर। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे, ये बैंक खरीदेंगे क्या आप? चोपड़ा साहब, आपसे फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं क्योंकि स्टॉक में ज्यादा परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ठंडा हो गया एकदम। देखिए कहीं ना कहीं लगाट रहा है मार्केट का अनिल जी, और 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबली आज थोड़ा सा
इसमें एक बाउंस देखने को मिले, हो सकता है कि 80 के आसपास तक चला जाए। मगर अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इंडसइंड को प्रेफर करूंगा। उसके भी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स ठीक थे, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छे थे मगर खराब भी नहीं थे। तो इंडसइंड एक बेटर पिक होगा एज कम्पेयर टू डीसीबी। और प्राइवेट क्षेत्र में मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई है, वो ज्यादा बेहतर प्रॉमिसिंग कंटेंडर्स है रादर देन डीसीबी। तो एक बाउंस के लिए ट्रेडर्स खरीद सकते हैं। हो सकता है कि 5-7 रुपए का इसमें बाउंस दिखे, बट मुझे फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर काफी दूसरे बैंक्स लगते हैं। चलिए, तो डीसीबी से बेटर दूसरे बैंक लगते हैं। इंडसइंड के नंबर्स कल आए थे, स्टॉक में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन ये स्टॉक है जो आप खरीद सकते हैं आज के दिन। इसके अलावा नितिन, ये बताइए, अगर किसी को बाउंस के लिए आज मार्केट खेलना हो तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं बेस्ट हैं, जहां पर उछाल में बिकवाली नहीं होगी? देखिए, ओवरऑल जैसे हेमंत मेरा व्यू है कि ऊपर बिकवाली करना चाहिए, बट फिर भी एक स्टॉक मुझे मिला जिसमें बाइंग करके चल सकते हैं। उसमें एक तो वॉकहार्ट फार्मा है। वॉकहार्ट फार्मा में ये हुआ है कि पूरी एक्सपायरी में मार्केट करीब 5% डाउन है और वहीं पे आप देखिएगा तो वॉकहार्ट फार्मा 5% ऊपर है, यानी मार्केट में काफी आउट परफॉर्मेंस हुई है। इसका रोल ओवर हुआ था करीब 88% के आसपास और एक्सपायरी से अभी तक करीब 25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो मुझे लग रहा है कि वीक मार्केट में भी वॉकहार्ट फार्मा में कुछ न कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि रोल ओवर्स अच्छे थे और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट रेगुलर ऐड हो रहा है। तो उसको देखते हुए इसमें लग रहा है कि एक बार 1680 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं और 1590 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा जैसे 4-5 स्टॉक और ऐसे हैं जिस स्टॉक्स ने मार्केट गिरावट में भी वे अभी तक पॉजिटिव हैं। जैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, एक अशोक लीलैंड है, ये अभी 4% करीब ऊपर है एक्सपायरी के बाद, जबकि निफ्टी डाउन है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस ये भी अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर से एचपीसीएल, आईजीएल और इंद्रप्रस्थ गैस, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, रोल ओवर्स भी अच्छे हुए थे और एक्सपायरी के बाद से पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाइंग के लिए तो वॉकहार्ट फार्मा मुझे सबसे बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा आप एचपीसीएल और आईजीएल गैस, इसमें कोई भी थोड़ी सी करेक्शन होती है तो इन दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 स्टॉक है खरीदारी करने के लिहाज से। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे साथ टीसीएस का मैनेजमेंट जुड़ेगा। हम नतीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन इसके साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स भी है, जय की भी और साथ ही नितिन मुरार की भी, वो भी लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कुछ ही देर में हम टीसीएस के मैनेजमेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन नतीजों के पीछे क्या वजह रही। लेकिन टीसीएस में पोजीशंस किस तरह की बनी हुई हैं? नितिन, नंबर्स तो अच्छे नहीं आए, कितना नीचे जा सकता है ये शेयर, क्या लग रहा है आपको आज? देखिए हेमंत, जो रोल ओवर्स इसके हुए थे वो करीब 82% के आसपास थे और रोल ओवर्स जो रेट पे हुए थे वो करीब 2425-30 के आसपास रोल ओवर हुए थे। उसके बाद से अभी तक करीब 31% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो इसमें रेगुलर हम लोग एक्सपायरी के बाद देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप हो रहे थे। इनफैक्ट जो ऊपर की कॉलें हैं 25, 24, 26 सब में राइटिंग हो रखी है और रिजल्ट्स भी खराब आए हैं। तो ये तो इससे लग रहा है कि ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास कॉल प्लस है या कॉल में अगर आपकी पोजीशन है तो उसको काट के निकलना चाहिए। अब नीचे मुझे लग रहा है कि नीचे ये करीब 2250 की रेंज की तरफ नीचे खिसक सकता है और जो पुट ऑप्शन है 2300 की वो करीब 42-43 रुपए के आसपास बंद हुई है। अगर स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव खुलता है या फ्लैट भी खुलता है या हल्का नेगेटिव भी खुलता है तो मुझे लगता है कि 2300 की पुट यहाँ पे लेनी चाहिए और स्टॉक नीचे करीब 2250 से लेके 2230 तक के लेवल्स तक नीचे फिसल सकता है। और क्योंकि कल इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, इन्फोसिस से भी नंबर्स के कुछ खास अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। नितिन, इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए हेमंत, इन्फोसिस में भी पोजीशन नेगेटिव है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टीसीएस से ज्यादा बेटर होगा कि हम इन्फोसिस के यहाँ पे पुट खरीदें, क्योंकि जो इन्फोसिस में रोल ओवर हुए थे वो करीब 83% के आसपास का रोल ओवर है और उसके बाद जो पोजीशन बनी है वो 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। कल इसमें करीब 1.25% का ओआई एडिशन है, तो मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1000 की जो पुट ऑप्शन है वो अगर बाय करें तो मुझे लगता है इन्फोसिस में बेहतर मुनाफा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस में रिजल्ट डिस्काउंटेड हो चुकी है और इन्फोसिस में रिजल्ट आने वाला है। तो बेहतर होगा कि इन्फोसिस की पुट लें, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी।
है तो इन्फोसिस के पुट खरीदें, ये ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। देखना ये कि आज किस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिलता है। अब से कुछ देर बाद हम टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि उन्होंने नतीजों में क्या कुछ विस्तार से वो बताते हैं, आगे के लिए किस तरह के संकेत देते हैं। लेकिन विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं और विजय चोपड़ा साहब से भी मैं जानना चाहता हूं आज आपके लिए आपके क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज हैं, पिक्स हैं, चोपड़ा साहब ये बताइए। देखिए, मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। 2 स्टॉक्स बोले जा चुके हैं ऑलरेडी, आईजीएल और रिलायंस। इसके अलावा मुझे जेट एयरवेज और स्पाइस जेट अच्छा लगता है। जेट एयरवेज अभी भी लगता है मेरे को कि करीब 800 का स्तर ये टच कर सकता है और एविएशन को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच ही रहा है। जो जिस तरीके से क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है वो सीधा बेनिफिट एविएशन कंपनीज को पहुंचता है, क्योंकि करीब 30 से 35% तक का उनका जो खर्चा है वो एविएशन फ्यूल में एटीएफ में जाता है। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिन पर मेरी नजर होगी। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर एक और स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी और तेजी बननी चाहिए, संभवतः 1300 का स्तर इसमें भी देखने को मिले। ओके, चलिए, तो ये वो शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा कुछ ही देर पहले हमने अभी हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा से भी पूछा था कि कौन सा एक वो सेक्टर है जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, जहां वो खरीदारी कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि एविएशन शेयर पसंद है। इन तीनों के चार्ट्स में सबसे अच्छा चार्ट्स आपको कौन सा लगता है? जय, स्पाइस जेट, जेट और इंटरग्लोब। इंटरग्लोब का तो हेमंत इतना डेटा है ही नहीं, चार्ट्स पर रिसेंटली लिस्टेड है, बट स्पाइस जेट 17-18 रुपए के आसपास आप ही के चैनल पे मैंने इसको रिकमेंड किया था लगभग 50 के टारगेट के लिए, और अभी तो 90 के आसपास पहुंच चुका है। उसका बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, तो आई वुड अवॉइड दीज टू। और बचता एक जेट एयरवेज ही है जिसमें काफी एक अच्छा ब्रेकआउट है और उसके टारगेट्स करीबन 920 के मैंने पहले भी दे रखे थे आप ही के चैनल पर और अभी भी मेंटेन करता हूं। आई थिंक उसका पूरा ही जो ब्रेकआउट देखने मिला था उसका मिनिमम टारगेट 920 है, और जब तक वो अचीव नहीं होता और जब तक ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रहते हैं, आई थिंक होल्ड करना चाहिए और यहां से भी एक अच्छा रिवॉर्ड ऑन दी अपसाइड देखने मिल सकता है। एटलीस्ट 920 तक के टारगेट्स तो बनते हैं इसमें। बिल्कुल, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टीसीएस का मैनेजमेंट तैयार हो चुका है, माइकअप हो रहे हैं वो, और इस ब्रेक के बाद हम उनका बोर्ड रूम करने वाले हैं, तो बोर्ड रूम के लिए जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।